ए बालिके, इधर ध्यान दो। जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और यहाँ पे नागिनों के साथ पहली बार पढ़ा रहे इतिहास, वो भी लाइव आई मीन रिकॉर्डेड क्लास में। समझ में आया कि नहीं? तो हम लोग कहाँ पढ़ रहे थे, आए थे खिलजी वंश के बारे में पढ़ रहे थे ना। तो खिलजी वंश में कौन सा? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के अलाउद्दीन खिजली। हम्म। हम्म। कच्छी। नहीं। एक बात सुनिए ना, हिस्ट्री का लोग रोज रोज थोड़ी हम लाइव क्लास लेंगे। हिस्ट्री अभी लाइव कहाँ हुआ, तो रिकॉर्ड कर रहे हैं हम। पढ़ाने दो। इधर देखो, हम लोग इधर तक पढ़ चुके थे, या ये भी देख चुके थे। सुनो इधर, कि ये 4 प्रकार के कर लाया था। जजिया कर, जकात, खराज और खुम्स लाया था। एक और लाया था जिसका नाम था घड़ी कर और चरी कर। लाया था कि नहीं? तो खुम्स जो लेता था सैनिकों से लेता था। किससे लेता था? सैनिकों से। और ये जो था टैक्स का जो रेट था वो बढ़ा करके कितना कर दिया था? तो टैक्स का रेट जो था बढ़ा करके 1/3 से कितना किया था? 1/2, मतलब 50% कर दिया था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। कोई दिक्कत? अब इसी के बाद हम लोग को चर्चा करना था यहाँ से, कि जब भी जो सैनिक थे, सैनिक जो सेना में कार्य करते थे, वो जब भी लूट करके धन लाते थे ना, तो उससे 80% क्या कर देता था? अलाउद्दीन खिलजी मांग लेता था संपत्ति, और कहता था 20% तुम रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। और उसने एक के ये थी क्या बनाया था, एक संस्था बनाया था जिसका नाम था दीवान मुस्तक राज। तो क्वेश्चन पूछेगा कि दीवान मुस्तक राज किसने निर्मित किया था या किसने बनाया था? तो कौन बनाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। समझ में आया कि नहीं? जिसका संबंध किससे है? भू राजस्व। तो दीवान मुस्तक राज का संबंध क्या चीज से है? तो क्या चीज से है? भू राजस्व से है। और इसी के समय राशनिंग प्रणाली भी आया था। समझ में आया कि नहीं? किसी किसी असहाय लोग को मदद किया जाता था। समझ में आया? और यह प्रथम शासक था जिसने भूमि की वास्तविक उत्पादन पर राजस्व लगाने का प्रयास किया। भूमि का वास्तविक उत्पादन पर राजस्व का मतलब समझ रहे हैं? मान लीजिए कि भूमि पर 100 kg अनाज उग रहा है। कितना? 10 कट्ठा पर, 10 कट्ठा भूमि पर कितना केजी अनाज उग रहा है? 100 kg। तो ये 100 kg जो है, तो ये 100 kg जो अनाज उग रहा है ना, तो 100 kg का हम 50 kg ले लेंगे। उसका कहना ये था। अब तुम चाहे उत्पादन जितना करो, हमको उससे मतलब नहीं है। आधा ले लेंगे, क्योंकि टैक्स को पहले पहले टैक्स कितना था? 1/3। अभी कितना कर दिया? 1/2। तो एक 1/2 भाग कितना हो जाएगा? 50 kg। कोई दिक्कत? तो ये कितना ले लेगा? 50 kg लेगा। कितना लेगा? 50 kg। तो बताओ तो दीवान मुस्तक राज क्या है? भू राजस्व से संबंधित संस्था। किससे संबंधित? भू राजस्व। दीवान मुस्तक राज का स्थापना किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी। किसने किया? अब भूमि की वास्तविक उपज पर टैक्स किसने शुरू किया? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी जो है जियाउद्दीन बर्नी, एक इतिहासकार हैं जिनका एक लिखा हुआ पुस्तक है, कृति, जिसका नाम क्या है? तारीख है फिरोज शाही। तो क्वेश्चन पूछेगा तारीख है फिरोज शाही के लेखक कौन है? जियाउद्दीन बर्नी। कौन है? ये सुनाई नहीं दे रहा है। आप बोल ही नहीं रहा तो सुनाई कहाँ से देगा? हाँ, कौची लिखे थे? तारीख है फिरोज शाही। क्या लिखे थे? तारीख है फिरोज। तारीख है फिरोज शाही जो जियाउद्दीन बर्नी लिखे ना, तो उसमें जितना अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नीति था या अर्थव्यवस्था से संबंधित जितने भी नीति थी, जिसको हम लोग आर्थिक नीति कहते हैं, सारा का सारा वो अपने पुस्तकों में चर्चा किए हुए थे। और वो सही भी बता रहे हैं कि बाजार में जो नियंत्रण प्रणाली लाया या आर्थिक नीति अपनाया,
वो सारा का सारा क्या था, ठीक है, वो गड़बड़ नहीं है। समझ में आया कि नहीं? मतलब वो गलत नहीं है जो नीति लाया है। अभी बोला कि 50% टैक्स ले रहे हैं, 50% टैक्स ले रहा है, ये भी तो आर्थिक नीति है। आर्थिक नीति में बदलाव किया, उसने जमीन के माप को शुरू किया था कि जमीन को वास्तविक माप जो है, माप पैमाइश चालू करने वाला पहला दिल्ली सल्तनत का शासक था। और जमीन नाप नाप करके उस पर टैक्स लगाया। समझ में आया कि ना? वास्तविक उत्पादन भी निकलवाया कि इसका मान लो कि 10 कट्ठा ये जमीन है तो इसका वास्तविक उत्पादन क्या हो सकता है। तो 10 कट्ठा पे हम बताए ना कि एक लगभग मान लेते हैं कि 100 kg हो रहा था, 50 kg ले लेंगे, 50 kg तुम रखो, क्योंकि इससे विश्व विजेता बनना था। सिकंदर सानी का उपाधि धारण किया था, इसको द्वितीय सिकंदर बनना था। समझ में आया कि नहीं? उसके लिए युद्ध की करना पड़ता है। युद्ध के लिए क्या चाहिए? संपत्ति। और संपत्ति के लिए आर्थिक स्थिति सबसे पहले ठीक होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं? ये दिमाग बहुत लगाया था। अलग बात है ना सफल हुआ, लेकिन फिर भी भारत में बहुत हद तक क्या किया था। अब देखो इधर बिहार में इसने बहुत सारे प्रथाओं को चालू किया था। समझ में आया? जिन प्रथाओं में एक था, यहाँ देखो, बाजार नियंत्रण प्रणाली इसने चालू किया। तो देखो क्वेश्चन पूछता है यहीं से एगो कि दिल्ली सल्तनत का वह शासक कौन है जिसने प्रथम बार बाजार नियंत्रण प्रणाली शुरू किया? तो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। देखो मध्यकालीन भारत का यह पहला ऐसा शासक था जिसने राजकीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु बाजार की गतिविधियों को भी क्या किया? नियंत्रित। सोचा कि राजस्व तभी आ सकता है जब बाजार को नियंत्रित करेंगे, उसका मूल्य भी नियंत्रित होना चाहिए ताकि सभी लोगों को मिल सके सारा के सारा सामान। यदि मूल्य नियंत्रित करेगा तभी तो मिलेगा, नहीं करेगा तो नहीं मिलेगा। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा नियुक्त ये परवाना नेविस नामक एक क्या था? अधिकारी था, जो वस्तुओं की परमिट जारी करता था। तो वस्तु के परमिट जारी करता था कि नहीं ये वस्तु बेचने योग्य है, या हाँ परमिशन देता था कि तुम बाजार में बेच सकते हो, और किस रेट में बेच सकते हो ये भी निर्धारित करके देता था। समझ में आया कि ना? जिसका नाम क्या था? परवाना नेविस। ये कौची है? एक अधिकारी है जो वस्तुओं को क्या जारी करता था? परमिट। और किसके काल में? अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में। यह शासक कब बना था याद है? हाँ 1296 में बना था। कब बना था? बर्नी के अनुसार, जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण के लिए 3 प्रकार के बाजारों की स्थापना किया। और इन्हीं के इतिहास का जो पुस्तक है ना, तारीख है फिरोज शाही, उसी पुस्तक से लेकर के इतिहासकारों ने यह बात बताया कि अलाउद्दीन खिलजी जो नीति बनाया था, बाजार नीति, वह 3 प्रकार के बाजार का निर्माण किया था। कितने प्रकार का? 3। जिसमें कौन कौन से बाजार थे? तो एक तो था मंडी अथवा गल्ला बाजार, एक था सराय अदल, और एक और क्या था? परसू वाला। समझ में आया कि नहीं? एक और क्या था? पशु मेला। यहाँ देखो मंडी अथवा गल्ला बाजार, ये शहर, इसको अनाज मंडी कहते थे। क्या कहते थे? अनाज मंडी। जहाँ जहाँ अनाज बेचा जाता था ना, अभी भी उसको क्या बोलते हैं? मंडी बोलते हैं। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? मंडी। और देखो इधर नगर के प्रत्येक मोहल्ले में इस प्रकार के बाजार की स्थापना की गई थी। और नगर में जितने भी मोहल्ले थे सभी जगहों पे अनाज मंडी लगवाया जाता था, ताकि लोगों के लिए क्या हो? सुविधा हो, या सुविधा वहाँ पे हो सके, ताकि सभी लोग अपने अनाज को ला करके वहाँ मंडी में बेच सके और खरीद सके। जो आवश्यकता है वो खरीदिए, और जो अधिक है उसको बेचिए। समझ में आया कि नहीं? तो गाला बाजार का निर्माण किसने किया था? अलाउद्दीन। और यहाँ देखो मलिक कबूल को बाजार का अधीक्षक बनाया था, जिसे क्या बोलते हैं? सरपदना अदीद। क्या बोलते हैं? सरपदना अदीद। मतलब बाजार का अधीक्षक नाम है जिसका, उसका नाम क्या है? मलिक कबूल। हाँ, ये मिस टाइपिंग है, आपको क्या लग रहा है? कहीं से है, ई वाला है। आपको नाम लग रहा है क्या? हाँ हम समझ रहे थे आपको यह लगभग करेगा। है कि नहीं?
ऐसा कुछ बात नहीं, वो नाम नहीं है, ये वाला सिक्का है। सीखना तो वही वाला, कहीं मिस टाइपिंग से कहीं से गलती से आ गया है उसमें। अब इधर देखिए, तब मलिक कबूल को क्या बनाया, बाजार का अधीक्षक। मतलब कुल बाजार का नियंत्रण कौन करेगा, मलिक कबूल। समझ में आया कि नहीं आया। अब परवाना ने भी से बनाया था एगो, वस्तुओं को परमिट जारी करने। भूमियों का मध्यकालीन दिल्ली सल्तनत में कौन ऐसा शासक था जिसने प्रथम बार भूमि का पैमाइश जारी किया, अलाउद्दीन के। बाजार नियंत्रण अलाउद्दीन, मूल्य नियंत्रण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली अलाउद्दीन। कोई दिक्कत। सराय अदल ये क्या होता था अलाउद्दीन खिलजी द्वारा दूसरा बाजार था। इसमें विदेश से अधीनस्थ प्रदेशों से आने वाली वस्तुओं का व्यापार होता। जो विदेश से आता था ना, या अधीनस्थ प्रदेश, अधीनस्थ प्रदेश का मतलब समझे। मान लो कि ये दिल्ली है, और दिल्ली का कब्जा है कहीं पे, मान लो कि लखनऊ में था। समझ में आया कि ना, लखनऊ। तो यहाँ ये अधीनस्थ राज्य हो गया कि नहीं इसका, इसके अंडर में ही ना है। तो इससे आने वाले या कहीं विदेश से भी आने वाले, समझ में आया कि नहीं, विदेश से आने वाले जो जो भी वस्तु थे, वो सराय ए अदल, जो एक प्रकार का बाजार होता, तो वहीं पे रखा जाता था, बेचा जाता था और खरीदा जाता था। और ये अधीनस्थ यहाँ के राज्य जो है, उसका भी सामान यहाँ पे ला करके बेचा जाता था। या यहाँ से विदेशी सामान आया तो यहाँ से ये लोग भी खरीद करके ले जाते थे बेचने के लिए। समझ में आया कि नहीं। और ये पूरे भारत के बाजार को जोड़ने का क्या किया था, प्रयास किया था। समझ में आया कि नहीं। और इसने मवेशियों के लिए भी बाजार बनाया, घोड़े का बाजार, दास का बाजार, और मवेशियों का बाजार एक अलग बनाया, जहाँ गुलाम भी बिकता था। क्या बिकता था, गुलाम भी बिकता था। कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ देखिए, तीसरा नंबर का जो बाजार हुआ वो घोड़ा, दासों, मवेशियों मतलब पशुओं का बाजार था। घोड़ा बेचने का, घोड़ा घोड़ा उस समय बड़ी परिचय है। दास भी मतलब गुलाम उलाम खरीदता था, आदमी बिकाता था, सब वैसे खड़ा रहता था, आइए ले जाइए, आइए ले जाइए। समझ में आया कि नहीं। तू नहीं बिक सकती है गुलाम में, ही तो बिक हो सकती है कि देह हाथ ठीक ठाक है, प्रीति काम उम करने के लिए ना गुलाम ले जाएगा लोग। मान लो कि काम उम करवाना होगा तब ना। मान लो कि हम लोग को कोचिंग के लिए मतलब सफाई वफाई करने के लिए चाहिए, तो प्रीति के सकान हो जाएगा। अच्छा, कोचिंग कोचिंग में तुम पढ़ने आते हो तो तुम भी ऐसे भी सफाई कर सकते हो, जरूरी है। वैसे झाड़ू नहीं लगा सकती हो। तो देखो, इस बाजार में घोड़ा, दास और मवेशी की बिक्री होती थी। और इस बाजार को दलालों से क्या रखा गया था, मुक्त। क्योंकि दलाल सब आता था, सब तो कौची करता था, सब दलाली करता था। जो दलाल आता था ना, देखना ना, अभी भी जहाँ पशु का मेला लगता है, जैसे हम लोग के बगल में गोरैया स्थान लगता है, रौजा, 2-3 गो जगह है। जैसे सोनपुर सबसे विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला है, लगता है कि नहीं। तो वहाँ पे दलाल नहीं होता है, लोग थोड़ा सा खरीदवा के ओकरा बेचवा के 500-500 लेके 1,000 हो गया। ऐसा ही दिन भर में 10 गो के बेचवा, जो खरीदता है उससे भी, जो बेचता है। अलाउद्दीन खिलजी का विभाग था। ये विभाग के बारे में हम बताए हैं, दीवाने ए आरिज। देखो ये ऐसे भी लिख सकते हैं, दीवान ए आरिज। समझ में आया कि नहीं। इसका नाम क्या है, दीवाने आरिज। तो ये एक ही में मिला दिया कि, तो इसका मतलब इस पे लगा दिया गया है। कोई दिक्कत, दीवाने आरिज, कोई दिक्कत नहीं ना। और देखो, दीवान ए इंसा। तो ये जो दीवान ए आरिज जो था ना, ये क्या था, सैन्य विभाग था। क्या था, सैन्य विभाग था। और दीवान ए इंसा जो था, शाही आदेशों को पालन करने वाला या पत्राचार विभाग था। मतलब जो राज्य के जो आदेश है उसको कहीं पहुंचाने वाला या पालन करवाने वाला एक था,
जो आदेश को जारी करता था कि राज्य का यह आदेश है, इसका पालन करो, तो यह पत्राचार विभाग कह सकते हैं। उसका नाम क्या था? दीवान इंसा। तो आरिज सैन्य विभाग है, इंसा पत्राचार विभाग। कोई दिक्कत? दीवान ए वजारत, अभी बताए ना, दीवाने के मतलब क्या होगा? दीवान ए, समझ में आ रहा है ना? तो दीवान ए वजारत या विशारद, इसको वजीर या पीएम प्रधानमंत्री का पद होता था, जो वजीर के नियंत्रण में था। और यह सबसे महत्वपूर्ण होता था। देखो वजीर जो होता है ना, वजीर, यह एक प्रकार के अभी जो प्रधानमंत्री का जैसे पद होता है, उसी प्रकार का यह क्या था? पद था। क्या चीज का पद था? वजीर का पद था। कोई दिक्कत नहीं ना? इतना बात ध्यान में रखना है। और आगे देखेंगे तो यहाँ है दीवान रसातल। तो दीवान रसातल ये क्या है? एक विदेशी विभाग है। आप प्लस धार्मिक मामला भी देखता था। तो मतलब दीवान रसातल एक विभाग, जैसे कि हम लोगों के पास भी तो डिपार्टमेंट है, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, समझ में है कि नहीं? सेना का एक अलग है, रक्षा मंत्रालय, रेल मंत्रालय, वैसा ही होता था। तो दीवान ए रसातल जो था, विदेशी मामला को देखता था, जैसे अभी हम लोग का क्या है? विदेश मंत्रालय। और धार्मिक मामला को भी देखता था, यह है। कोई दिक्कत? और दीवान रियासत, ये बाजार पर नियंत्रण रखता था, जिसके बारे में हम लोग पीछे भी पढ़े हैं। कोई दिक्कत? दीवान वजारत, जो वजीर जिसमें होता है। दीवान रियासत, जिसमें बाजार होता है। देखो वजारत में वजीर और रियासत में बाजार। यहाँ रसातल, यहाँ दीवाने आरिज सैन्य विभाग, और इंसा, समझ में आया कि नहीं? शाही आदेशों का पालन करना या पत्राचार विभाग। कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखो अलाउद्दीन खिलजी का सैन्य अभियान पढ़ना हम लोग का, कि इसने कहाँ कहाँ पे अभियान किया, कौन कौन से क्षेत्रों को जीता, कौन कौन से क्षेत्र को जीता। करना है कि नहीं करना है? अभी इहे ला नहीं इतना व्यवस्था बना रहा है। क्या करना है? क्षेत्र को क्या करना है? जीतना है। क्या करना है? जीतना है। कोई दिक्कत? यहाँ देखो अलाउद्दीन खिलजी का क्या है? सैन्य अभियान। अच्छा, सैन्य अभियान का मतलब क्या होता है? सेना लेकर के किसी क्षेत्र को जा करके क्या करना है? जीत लेना या कब्जा कर लेना। समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ देखो थोड़ा सा, क्या हम बोले, यहाँ देखिए पहले एक बात समझ लीजिए। इसको ना विदेश से व्यापार करना है। कहाँ से व्यापार करना है? विदेश से। और विदेश से व्यापार करना है तो सबसे ज्यादा उचित तो होगा जो ये समुद्री मार्ग, होगा कि नहीं होगा? और यदि समुद्री मार्ग से व्यापार करना है तो इसको डॉकयार्ड चाहिए, जिसको बंदरगाह कहते हैं, सी पोर्ट भी कहते हैं उसको। समझ में? तो ये जो इससे नजदीक जो है, दिल्ली यहाँ है। दिल्ली कहाँ है? तो यहाँ से नजदीक तो यही पड़ सकता है। मुंबई यहाँ है, गोवा यहाँ है, केरल कर्नाटक यहाँ है, अथी ये कलकत्ता है, यह विशाखापट्टनम है, ये चेन्नई है। तो बताओ तो सबसे नजदीक दिल्ली से कौन पड़ रहा है? तो गुजरात में सबसे पहले कब्जा करेगा, क्योंकि हमको यहाँ सी पोर्ट पर क्या करना है? कब्जा करना है। और इस सी पोर्ट पर कब्जा कर लिया तो बाहरी जगह पे बाजार मतलब व्यापार कर सकता आसानी से, आसानी से करने लगेगा तो अधिक से अधिक धन संपदा कमाएगा। तो सबसे पहला अभियान कहाँ किया था? तो देखो इधर अलाउद्दीन खिलजी ने उत्तर भारत तथा दक्षिण भारत दोनों पर अभियान किया। उत्तर भारत किसको बोलते हैं? ये जो है ये वाला भारत, इसके ऊपर वाला भारत जो है उत्तर भारत कहलाता है, इसके नीचे वाला भारत दक्षिण भारत है कि नहीं है? तो उत्तर भारत में भी अभियान किया और दक्षिण भारत, और उत्तर भारत के भी बहुत सारे चीजों को जीता और दक्षिण भारत के भी बहुत सारे चीजों को जीता। अब देखो इसके समय सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए थे। ये भी बात याद रखना है कि सबसे अधिक मंगोल आक्रमण किसके समय हुए थे?
और गुलाम वंश में किसके समय? बलबन के समय। अब मंगोल शासक ये चंगेज खा किसके समय आया था? इल्तुतमिश। किसके समय? इल्तुतमिश। जियाउद्दीन मांगबरनी के पीछा करते हुए। कोई दिक्कत? तो सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण कब हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी के समय। गुलाम वंश में किसके समय? बलबन। अब प्रथम बार इल्तुतमिश के समय चंगेज खा। इस आक्रमण के कारण इसकी उत्तरी सीमा असुरक्षित हो गई, जिससे उसने वहां पे व्यापक रूप से वो वहां पे दुर्ग बनाने का प्रयास किया और सुरक्षित करने का। उत्तरी सीमा कहने का मतलब जो है, ये जो भारत का जो उत्तरी सीमा है, यहाँ देखो, ये जो है ना, ये वाला इनका उत्तरी सीमा है। हाँ, यही वाला क्षेत्र है। तो इस पर मान लो कि इधर जो चाइना है, तो आक्रमण तो इधर कर सकता है सब ना। हाँ, तो ये उत्तरी सीमा को क्या किया? सुरक्षा असुरक्षित था, जिस पे ज्यादा ध्यान दिए हुए थे कि कहीं आक्रमण ना कर दे। अब मंगोल आक्रमण किया कि पूरा का पूरा साम्राज्य छीन के ले जाएगा सब, तो इसको सुरक्षित किया सबसे पहले। समझ में आया? अलाउद्दीन खिलजी ने व्यापार के लिए समुद्री मार्ग पर ध्यान दिया, अभी बताया जैसे कि, और इसी उद्देश्य से 1297 में, कब कब? 1297 में, कहा गुजरात के शासक राय कर्ण को क्या कर दिया? पराजित। ये गुजरात का शासक था जिसका नाम क्या था? राय कर्ण। और ये कहाँ का शासक था? गुजरात का। और वहां पे कब आक्रमण किया? 1297 में आक्रमण किया था। तो इसका सेना कौन था? नुसरत खां। कौन था? नुसरत खां। और नुसरत खां किसका सेनापति था? अलाउद्दीन खिलजी के। किसका? अलाउद्दीन खिलजी के। इसी के दौरान जा करके राय कर्ण को क्या कर दिया? पराजित कर दिया। समझ में आया कि नहीं? तो देखो, सबसे पहला आक्रमण कहाँ किया? 1297 में गुजरात पर। कहाँ पर? गुजरात पर। और यहाँ का शासक कौन था? राय कर्ण। कौन था? राय कर्ण। कोई दिक्कत? यहाँ का शासक राय कर्ण था, लेकिन इसका जो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन था? नुसरत खां। क्या नाम था उसका? नुसरत खां। कोई दिक्कत नहीं ना? तो ये नुसरत खां जो गया था गुजरात अभियान करने, और गुजरात को जीता भी। समझ में आया? और गुजरात को जीता ना, तो उधर दास का एथी था, बाजार। क्या था? दास का बाजार। और जो दास के बाजार था ना, तो उधर से लौट रहा था, तो उधर ही दास के बाजार में से ना 1000 दिनार में एगो कौची खरीदा था? गुलाम। गुलाम खरीदा था, जिसका नाम क्या था? मलिक कफूर। क्या नाम था? मलिक काफूर। क्या नाम था? मलिक काफूर। इसका नाम था चंदराम। क्या नाम था? चंदनाम या मलिक कफूर। तो ये कहाँ से खरीद के लाया था? एगो हिजरा था, हिजरा। समझ में आया कि नहीं? 1000 दिनारी में खरीद के लाया था। कितना में? हाँ, जैसे रुपया होता है ना करेंसी, उसी प्रकार के दिनार होता है। समझ में आया? तो दिनार को 1000 दिनार में खरीद के लाया था। कौन? नुसरत खां। काहेला? गिफ्ट देवेला। केकरा गिफ्ट देने के लिए? अलाउद्दीन खिलजी को। बताओ, हिजरा लाया था गिफ्ट में खरीद के। समझ में आया कि नहीं? गिफ्ट देवेला। अभी हिजरा था, लेकिन बड़ी मजबूत था। समझ में आया कि नहीं? चतुर बहुत था। कैसे नुसरत खां पहचान लिया? वो पहले गुलाम को सेना में रखने के लिए क्या किया जाता था? खरीदा जाता था। नुसरत खां भी उसका गुलाम था, बेचता था जिसके पास होता था लोग। अब हम का जाने कैसे होता था? गुलाम गुलाम होता है, रखले रहता था सब। है? नहीं, वो अपना बिकना चाहता था सब, कि हम बिकेंगे। तब बिकेगा ना। हम हमको भी बेचाना है, कोई खरीदने वाला है? नहीं मिलेगा भी अच्छा दाम। काम हम करेंगे। अच्छा, ढो सकते हैं सामान उमान, गोबर गोईठा ये सब।
गोबर गोइठा नहीं ढो सकते हैं, कुछ कुछ खेत उत में काम करवा सकते हैं। किसी को खरीदना होगा तो मेरे से संपर्क करवाना, ठीक है। तो इसलिए इसको ना, ये देखो यहाँ लिखला हुआ है कि हिजरा को खरीदा था नहीं है तो, लेकिन बड़ी मजबूत हिजरा था ये इसको 1000 दिनारी कहा जाता था, और है कच्ची। तो बताओ ने, उसका नाम क्या था? देखो इधर, जिसका नाम था मलिक काफूर, क्या नाम था? तो मलिक काफूर को कहाँ से खरीद करके लाया गया था? इसको चंद राम भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? आई कहाँ से खरीद के लाया था? गुजरात से। और गुजरात से कौन खरीद के लाया था? नुसरत खां। कौन लाया था? नुसरत खां। कोई दिक्कत? आई कौची था? हिजरा था। या इसको दास कह सकते हैं, गुलाम था, कोई दिक्कत? सेना में के लिए लाया था, और इसको 1000 दिनार में खरीदा था। कितना में? 1000 दिनार। इसलिए इसको क्या कहा जाता था? 1000 दिनारी। क्या कहा जाता था? 1000 दिनारी। समझ में आया कि नहीं? तो इसका नाम क्या था? 1000 दिनारी। और 1 लाख बार क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि 1000 दिनारी किसे कहा जाता है? तो मलिक कपूर। कहाँ से खरीद के लाया था? तो गुजरात से। कब गुजरात पर अभियान कब किया था? 1257। उस सेना का अध्यक्ष कौन था? नुसरत खां। ये 1000 दिनारी या मलिक कपूर को खरीद करके कौन लाया? नुसरत खां। केकरा गिफ्ट देने के लिए? अलाउद्दीन खिल। अब ओकरा खाली दूसरा के मेहरारू पर ध्यान रहता था। समझ में है कि नहीं? किसका? मलिक उस अलाउद्दीन खिलजी को खाली अपने 4-5 को मेहरारू थी, तैयो दूसरा के ऊपर ताकते रहता है। हाँ, पहले के जमाना में नहीं, शासक भी तो था। आज जौन जौन पसंद आती थी ना, ओकर से बियाह कर लेता था। का? का चीज? नहीं बाप, बहुत टेंशन बहुत। ये सब अभी एके गो कापी, एगो एगो तू उछिला देगी सब, समझ में? उछिल उछिल के पर्वत पे चल जाएगा आदमी। तो वो बहुत हिम्मत वाला था एगो बात कहना पड़ेगा, बहुत हिम्मत वाला था। कौन? अलाउद्दीन। इतना को समा, कुछ सबको मनाता होगा। ओकरा भी जाता, तोरे से तो सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, फिर ओकरा भी जाता होगा, तोरे सबसे ज्यादा मानते हैं। तो समझ में आया कि नहीं? ई तरीका अपने ले होगा। समझ में आया? फिर ओकरा पास जाता होगा, तोरे तो सबसे ज्यादा मानते हैं सबको ये, सब लोग को यही लगता है। सुनो ना, तो एक ही को संभालना बहुत है। लेकिन वास्तविक बात है, देखो अपने जीवन में ये सब अभी जो है प्रेम प्रेम के जो है चर्चा लोग कर लेते हैं, लेकिन वास्तविक बात है कि यदि कर्मशील रहना है ना, तो है, लेकिन उसके साथ भी बहुत सारे चीजों को किया जा सकता है, ना तो उससे वंचित रहिए। यदि वो मेंटेन नहीं करने आ रहा है या नहीं कर पा रहे हैं, तो उससे वंचित रह करके ठीक रहेगा। समझ में आया कि नहीं? क्योंकि ये गाला के फेफड़ा फाटल है, कोनो खाए ला पूछे वाला चाहिए। समझ में आया कि नहीं? फोन काहे नहीं किए, ये कहाँ थे? अभी सब बड़ी दिक्कत है मलिक कपूर को क्या कहते थे? 1000 दिनारी भी कहते थे। तो मलिक कपूर को क्या कहा जाता था? 1000 दिनारी। अब देखो, नुसरत खान ने मलिक कपूर को खरीद कर 1297 में तो गया था आक्रमण करने। 98 में गुजरात विजय से वापस जब आ रहा था, तो अलाउद्दीन खिलजी को क्या किया था? उपहार भेंट किया था। ये तो हम बताए हैं ना। समझ में आया कि नहीं? मलिक कपूर, इस सब थोड़ा सा पीडीएफ रिक्रिएट करना था, क्योंकि इसमें सारा अलिक मलिक कपूर के सबको ऑटो फोटो लगाना है। समझ में आया कि नहीं? गुजरात मार्ग में राजस्थान बाधा पड़ रहा था। अब देखो यहाँ एक बात, यहाँ ध्यान से थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि जहाँ गुजरात है ना, तो गुजराती जब आ रहा है, तो यहाँ पे बाधा बन रहा है कौन? राजस्थान। राजस्थान क्या बोल रहा है? देखो यहाँ है गुजरात, यहाँ है गुजरात, आ ये है कौची? राजस्थान।
अब यहाँ दिल्ली से आ रहा है ना, तो राजस्थान से होते हुए आ रहा है गुजरात में, और राजस्थान वाला खिसिया रहा है सब। ने भाई ओकरा पे कब्जा कर लिया, हमरो पे कहीं ना कर ले। अब एकरा पे क्या कर ले लगा सब, राजस्थान वाला क्या करने लगा सब, विरोध करने लगा सब। किसका, अलाउद्दीन खिलजी का। और राजस्थान वाला विरोध करेगा तो और युद्ध होगा कि नहीं होगा, होगा। कोई दिक्कत। और जब राजस्थान वाला विरोध किया तो देखो ना क्या किया, वो कोइनों को लेके दबा दिया। 1301 में अलाउद्दीन जो खिलजी है, उन्हें उसने रणथंभौर को जीता, स्वयं गया था राजस्थान जीतने। कब, 1301 में। पहले आक्रमण कहाँ, गुजरात पर, कब, 1297। पहला। दूसरा कहाँ किया था, रणथंभौर, कब, 1301। और फिर 2 साल बाद 1303 में। यहाँ देखो, इसी अभियान में नुसरत खां क्या हुआ था, मारा गया। रणथंभौर वाला अभियान में क्या किया गया, नुसरत खां मारा गया। और 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने कहा किया था, चित्तौड़ को जीता। कहाँ को जीता, चित्तौड़ को जीता। और 1303 में ही अलाउद्दीन खिलजी ने, चित्तौड़ का नाम मालूम है, चित्तौड़ राजस्थान। चित्तौड़ का ही राजा थे जिनका नाम था राजा रतन सेन। किनका नाम था, राजा रतन सेन। उन्हीं की नाम पत्नी थी जिसका नाम क्या था, इनकी पत्नी थी जिनका नाम था पद्मावती। क्या नाम था, पद्मावती। हाँ, पद्मावती की सुंदरता को देख करके ही पहुंच गया कहाँ, राजस्थान। वहाँ जो है बताने वाला, उसके दरबार के जो थे, था सब। समझ में आया कि नहीं, राघव चेतवन, सुआ। समझ में आया कि नहीं, तो राघव चेतवन को निष्कासित किया गया था, वहाँ के दरबार में कार्य करता था। तो दरबार से वहाँ इन्फॉर्मेशन लेकर था, बड़ी बड़ाई किया जाके अलाउद्दीन खिलजी के पास, और बड़ी सुंदर महिला है। आई चित्तौड़ अभियान किया था जो, कब किया था, 1300। लेकिन काहे ला, पद्मावती को जीतने के लिए। समझ में आया कि नहीं। यही पद्मावती पे है। तो मतलब ये जो युद्ध हो रहा है ना, ये जो 1303 में थी चित्तौड़ पर आक्रमण कर रहा है अलाउद्दीन खिलजी, उसी के बारे में पूर्णतः बताया गया है। समझ में आया कि नहीं, कैसे अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया, रतन सेन को मारा। उसके बाद पद्मावती ने पूरे अपने महल, मतलब महल के महिलाओं के साथ मिल करके जौहर कर ली, मतलब जिंदा जला लेना। समझ में आया कि नहीं। तो वो जौहर कर ली और करके मर गई, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी से विवाह। समझ में आया कि नहीं आया। और तब रतन सेन को उसने मरे हुए लाश के पास से गुजर रहा था, तो अलाउद्दीन खिलजी कहा कि तुम हार करके भी जीत गए, हम जीत करके भी हार। इसमें सबसे बड़ा योगदान है तुम्हारी पत्नी का। समझ में आया कि नहीं। वो एक भारत की महिला थी, कि पति के मर जाने पर किसी से विवाह नहीं की, अभी ऐसे कि दूसरा से विवाह करेला ड्राम में डाल दे रही है सब। हम सब के नहीं बोल रहे हैं, हम सब बोले हैं। अभी जो है सब कुछ कुछ है ना, तो बैठ के दिमाग लगाते रहते हैं, बैठ के दिमाग लगाते रहते हैं। इसे देखते टाइल्स, एगो तो टाइल्स उखाड़ के नीचे दफना देते, फिर ऊपर से टाइल्स चिपका देती, हो गया। लेकिन लाश को छुपाना इतना आसान नहीं, बहुत जहाँ भी लुका हो। अब फिर देखो, श्री दुर्ग का निर्माण करवाया था वहीं पे। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में ही वहां पे क्या कराया था, श्री दुर्ग का निर्माण कराया था। कोई दिक्कत। और हाँ, चित्तौड़ अभियान वाला हम बता ही दिए। अब जो है हम लोग कल पढ़ेंगे इससे आगे के मैटर को। हाँ, तो जा करके देख सकते हैं आप लोग पद्मावती वाला मूवी। तो आप सभी लोगों को, ऑनलाइन वाले को कैसा लगा ये सेशन, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।